देखिए, मैं शुरू करता हूँ। मुझे लगता है ये आवाज़ ज़रूर आप तक पहुँच रही होगी। अगर आवाज़ नहीं आएगी तो आप लिखिएगा। यस सर, हेलो सर, नमस्कार। दोस्तों, मेरे लाइव आने का एक कारण है बड़ा सिंपल सा, कि मार्केट के अंदर जो एक बात फैली है कि 2 लाख जनरेशन प्लान क्रैश हो गया है, 2 लाख प्लान चलते नहीं हैं, क्योंकि जो लोग, बहुत सारे लोग जो 2 लाख जनरेशन प्लान में अदर कंपनियों में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं शंकाग्रस्त हो गए। पहले तो मैं उनको ये बात क्लियर करूंगा कि दोस्तों, 2 लाख प्लान कभी क्रैश नहीं होता है, ये बेकार की बातें हैं। और आज ये अविश्वास क्यों कायम हुआ है, इसका एक बड़ा कारण है, जो अपने आप को 2 लाख जनरेशन का जनक कहते थे भारत में, उनके लिए ये प्लान क्रैश हो गया है। उन्होंने उस 2 लाख जनरेशन के प्लान को छोड़ दिया है और वो मल्टी लैक में चले गए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो कहते हैं वही सही है। जब आप ये कहते थे चिल्ला चिल्ला के यूट्यूब पे या गूगल पे, आपके लीडर, जब आप ये बोलते थे कि 2 लाख जनरेशन कभी क्रैश नहीं होगा, हम इसे होने नहीं देंगे, हम इतिहास रचेंगे हिंदुस्तान में, हम पहली ऐसी कंपनी बनेंगे कि हम 2 लाख जनरेशन प्लान को चलाएंगे, तब आप कभी ये नहीं कहते थे। और हमने माना, आपने माना, सबने माना, बहुत लोगों ने इसका लोहा माना, और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स आपकी इस व्यवस्था के साथ, आपके इस विचारों के साथ, आपके साथ आ गए। आज आप ये कहते हैं कि 2 लाख जनरेशन प्लान सर्वाइव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए हमें मजबूरी में मल्टी लैक लाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने ही कहा था कि 2 लाख जनरेशन प्लान चलेगा, कभी खत्म नहीं होगा, और आपने ही 2 लाख जनरेशन को मल्टी लैक में लाके दिया। और आपने एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया देश के अंदर कि जो बेचारे सीधे साधे हैं, लीडर हैं, अपना रोजगार चला रहे हैं, दूसरी कंपनियों में भी काम करके 4 पैसे कमा रहे हैं, आपने उनको कंफ्यूज कर दिया। और कंफ्यूज ही नहीं किया, आपने उनको करप्ट कर दिया, क्योंकि आप कन्विंस करने में नाकामयाब हुए। आपने अपनी आइडियोलॉजी को देश की डायरेक्टर के सामने रख करके लीडरों को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया, और शुरू में बहुत सारे लीडर आपकी बातों में आए और आपके साथ भी आ गए। आज जब आपका बिजनेस घटने लगा, लोगों ने आना बंद कर दिया, और भी कंपटीशन में कंपनियां आ गई 2 लाख लेकर के, बहुत सारी कंपनियां 2 लाख में आने लगी और कंपटीशन फाइट करने लगी, लोअर लेवल पे ज्यादा पैसा आपसे देने लगी, तो आप उनके कंपटीशन का सामना नहीं कर पाए। इसलिए आपने एक नया प्रोपोगंडा रचा कि हम अब मोर लैक में जाएंगे, मल्टी लैक में जाएंगे, कि ये 2 लाख काम नहीं करता, इसमें पॉइंट वैल्यू बहुत ज्यादा डाउन हो जा रही है। आपने प्रोपोगंडा रचा और वापस आप मोर लैक में चले गए। आप खुद की आइडियोलॉजी से कंफ्यूज हैं, खुद भी आप कंफ्यूज हैं, दूसरों को भी आप कंफ्यूज कर रहे हैं। इस विषय ने पूरे के पूरे भारत में डायरेक्ट सेलर को असमंजस में डाल दिया। और आज बहुत सारे लोग मुझे कॉल करके ये कह रहे हैं कि सतपाल बताइए, 2 लाख जनरेशन ये चलेगा नहीं चलेगा, मैं अमुक कंपनी में हूं, मैं इसमें अपना कैरियर लगाऊं या ना लगाऊं। उनको परेशानी में आपने डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जो आप कहते हैं वही सच होता है, जो आप कहेंगे वही जनता मानेगी। एक नया ड्रामा आपने रचना शुरू कर दिया। जहां तक मेरी नाराजगी का सवाल है, मैं आपसे नाराज इसलिए हूं क्योंकि मैंने आपकी 2 लाख जनरेशन की आइडियोलॉजी के साथ साथ मैंने बल्क बाइंग के खिलाफ उठने वाली आपकी आवाज को समर्थन किया था। जब आप वीडियो शुरू करते थे तो हमेशा आप कहा करते थे कि हम बल्क बाइंग के खिलाफ हैं, बल्क बाइंग ने देश के यूथ को बर्बाद किया है, बल्क बाइंग ने इस इंडस्ट्री को बर्बाद किया, लोगों के घर गोदाम बन गए, आप यही बात बोला करते थे। और आज आपने अपने इस पूरे के पूरे प्लान को बल्क बाइंग की भट्टी में झोंक दिया। और मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। जब मैं सहमत था मैं आपके साथ था, जब मैं सहमत नहीं हूं तो आज आप मुझे विरोधी बता रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका, आप मेरे बारे में जो बोलिए आपका अधिकार है, लेकिन आपको यह बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि आप 2 लाख जनरेशन को गलत बताएं और उन लोगों को, उन कंपनियों को परेशानी में डाल दें, और फिर आप एक नया अपना उल्लू सीधा करने के नया एक प्रोपोगंडा रचें कि 2 लाख नहीं चलते। 2 लाख वालों को अपनी कंपनी में आप टेबल पर बैठाने की बात करने लगे और लोगों, लीडरों को करप्ट करने की कोशिश करने लगे, ये नहीं चलेगा। आपकी आइडियोलॉजी बदली तो मैंने आपका विरोध किया। आप मुझे नेगेटिव इंसान कह सकते हैं, नेगेटिव वीडियो बनाने वाला कह सकते हैं, नेगेटिव विचार देने वाला कह सकते हैं, लेकिन जब मैं पहले बोलता था तब भी मैं सच्चाई सामने रख के ये कहता था
कि मैं सच्चाई के साथ हूं, जो गलत करेगा मैं उसको बोल रहा हूं। मैंने जिस कंपनी के बारे में भी कभी बात की, मैंने कभी नहीं कहा कि कंपनी खराब है। मैंने हमेशा कहा कि इन लोगों ने झूठ क्यों बोला, मैं इनके झूठ के खिलाफ हूं। मैंने हमेशा बोला कि आप जो टर्नओवर बताते हैं, जितने का बताते हैं उतना ही आपका है तो आप उतना ही बताइए, अगर आपका उतना नहीं है तो उससे ज्यादा मत आप बताइए। आप वही बोलिए जो आप है। और आज आप भी वही काम कर रहे हैं तो फिर मैं कैसे चुप रह सकता हूं? अगर आप 2 लाख जनरेशन प्लान थे तो आज भी आप बोलिए हम 2 लाख जनरेशन प्लान है, मल्टी लैग लाने की आवश्यकता क्या है? मैंने आपसे बात की, आपकी लीडरशिप से बात की, मैंने पूछने की कोशिश की कि क्या ऐसा कारण है कि 2 लाख जनरेशन से आप मल्टी लैग की तरफ जा रहे हैं, उसके कारण क्या है? पहले आपने बताया एक कानून का मामला है, आने वाले समय में ये कंपनियां नहीं चलेंगी, आपने ऐसा बोला और ऐसा प्रचारित कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको उदाहरण दिया कि आज भी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में ऐसी कंपनियां हैं जो 2 लाख जनरेशन प्लान चला रही हैं और वो डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा भी है, वो सारी गाइडलाइन को फॉलो करती हैं, लीगल कंपनी है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो फिर आप उनकी तरह क्यों नहीं करते? आप कैसे भटक रहे? क्या डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में 2 लाख की जनरेशन प्लान नहीं है? क्या कंपनी नहीं है? आपका कहना यह जो आप बोलेंगे वही सही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो आज पूरे के पूरे देश में क्या विश्वास पैदा हुआ है डायरेक्ट सेलर के अंदर कि हम मल्टी लैगों से निकल के हम अपना भविष्य की खोज में, अपने सफलता की खोज में हम लोग 2 लाख प्लान में आ गए। और आप चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे कि हम 2 लाख प्लान के जनक हैं। क्या आप आज ये बोलेंगे कि हम मल्टी लैग के जनक हैं? क्या आज आप ये बोलेंगे कि हम मल्टी लैग के जनक हैं? नहीं बोल पाएंगे, आपकी आइडियोलॉजी बदल गई। आपने प्लान में जो भी बदलाव किए हों, जैसे भी किए हों, क्या आप आज ये बोलेंगे कि हम बल्क बाइंग के पक्ष में हैं? क्या आज आप ये बोलेंगे कि बल्क बाइंग करने वाले लोग अच्छे होते हैं? क्या आप ये बोलेंगे कि कंडीशनल प्लान अच्छे होते हैं? क्योंकि आप हमेशा कहा करते थे कि हम अनकंडीशनल प्लान आपको देंगे और आपने दिया। और अगर आपने अपनी आइडियोलॉजी को बदल दिया और मैं आपकी आइडियोलॉजी के विपरीत आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मैं नेगेटिव हो सकता हूं, मैं गलत हो सकता हूं। संजीव गिरी जी, मैं आपका बहुत ज्यादा आपका सम्मान करता हूं, आप मेरे भाई की तरह हैं। आप जो चाहे आरोप लगाइए, अगर आप दूसरी कंपनी को छोड़कर ओके में आ सकते हैं तो सतपाल को भी अधिकार है इस कंपनी को छोड़कर किसी भी कंपनी में जाएगा। ये सवाल उठा के आप मुझे दोषी नहीं ठहरा सकते, ये मेरा अधिकार है। और मैंने हमेशा कहा है कि कंपनियां बदलने में कोई आपत्ति नहीं है, नौकरियां बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप झूठ बोलेंगे और आपके झूठ का मैं साथ दूंगा, ये मेरे लिए आपत्ति है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके अगर आप ये आरोप मुझ पर लगाएंगे कि आप दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए कि आप किस कंपनी से आए, आप यहां पैदा नहीं हुए, आप भी कहीं थे। इसलिए मैं व्यक्तिगत किसी व्यक्ति का नाम लेके या किसी पे आरोप प्रत्यारोप करना ही नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये बताने के लिए आपको आया हूं कि आइडियोलॉजी ब्रेक हो रही है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उस कंफ्यूजन को आपको दूर करना पड़ेगा। जब कानून के दायरे में 2 लाख जनरेशन है तो आप क्यों कह रहे हैं कि कानून के दायरे में 2 लाख जनरेशन नहीं है, कानून इसको स्वीकार नहीं करता? क्यों कह रहे हैं आप साबित करिए कि डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन किसी ऐसी कंपनी को अपने साथ नहीं जोड़ेगी जो 2 लाख जनरेशन प्लान चलाएगा। और अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप झूठे साबित हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में हैं जो अनैतिक प्रैक्टिस भी कर रही हैं, 2 लाख में भी हैं, और वो ना जाने क्या क्या कर रही हैं। वो सारी की सारी डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशन की पार्टनर हैं। समझ लीजिए इस बात को। अगर आप कहते हैं कि नहीं, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि हमारी आइडियोलॉजी ब्रेक इसलिए करनी पड़ी कि हमारा पॉइंट वैल्यू गिर रहा था, तो आपका पॉइंट वैल्यू बिल्कुल नहीं गिरा, क्योंकि आपका 220 के ऊपर स्टेबल चल रहा था एक्टिव पॉइंट। या तो आप मानिए कि आप 220 की एक्टिव पॉइंट पे वैल्यू पे आप स्टेबल थे, आपकी कंपनी स्टेबल थी, या आप ये मानिए कि आपने गलत तरीके से अपने सिस्टम के अंदर मनमानी तरीके से 220 पर उसको टिकाए रखा, वो 220 पे थी नहीं। या तो आप ये मानिए, या तो आप ये मानिए कि आप 220 से भी नीचे आ चुके थे, लेकिन आपने मैनिपुलेट करके उसको 220 पे बनाए रखा, फिर आप मैनिपुलेशन के जिम्मेदार हो जाएंगे। जब आपकी पॉइंट वैल्यू गिर ही नहीं रही थी, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं था, हम 220 की पॉइंट वैल्यू के ऊपर 3200 की सुपर एक्टिव पॉइंट वैल्यू के ऊपर हम सहमत थे, हमारा ऐतराज नहीं था, तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ी कि आपको उसे बदलना पड़ा? देखिए, बदलना ये आपका अधिकार है,
क्योंकि कंपनी आपकी है, कंपनी के आप मालिक हैं सर, आप जैसे चाहें वैसे करें। लेकिन मैं आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करूं या नहीं करूं, इसमें आपका दबाव नहीं हो सकता। इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। मैं जिस आइडियोलॉजी के साथ आपके साथ आया था, बल्क बाइंग के खिलाफ, कंडीशनल प्लान वर्सेस अनकंडीशनल प्लान, कैलकुलेटेड प्लान, डुप्लीकेबल प्लान, मैं इसके साथ आपके साथ आया था। आज मुझे लग रहा है कि आप उस आइडियोलॉजी पर खरे नहीं उतर रहे। मुझे लग रहा है, हो सकता है आप उस पर उतर रहे हो। तो जिसको लगे कि वो अपनी आइडियोलॉजी पे कायम है, सहमत हैं, तो मेरे दोस्त आप उनके साथ काम कीजिए। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं कि आप छोड़ दीजिए। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए मैंने निर्णय किया है कि शायद मैं आपका साथ ना दे पाऊं या मैं आपका साथ नहीं ले पाऊं। मैं कौन होता हूं आपका साथ देने वाला? चलो मैं आपके सानिध्य में आया, मैं शायद आपके सानिध्य में ना रह पाऊं। ये मेरा विचार है, ये मेरा विचार है, ये किसी और का विचार नहीं है। मेरे विचार से कौन सहमत होगा नहीं होगा, ये मेरी कोई जबरदस्ती या कोई दबाव तो आप पे है नहीं। मेरा विचार तो पक्ष रखने का है, आपको मानना नहीं मानना वो आपकी मर्जी है। गिरीश जी अगर खुश हैं वहां काम करें, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है सर, हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप कहीं और जाना चाहते हैं तो फिर हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। इसमें कोई विचार या किसी का नफरत या किसी के साथ कोई दुश्मनी का भाव नहीं रखना। कोई आए कोई जाए, कोई किसी कंपनी में रहे, मेरा किसी के साथ कोई द्वेष नहीं है। मैं किसी के साथ कोई विषय पर झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं किसी की कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि मेरी वजह से किसी की बिजनेस को, किसी को लॉस हो जाए। लेकिन मेरे विचारों को रखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर मेरे विचारों के रखने से आपको नुकसान होता है, मैं बात अगर सही रख रहा हूं और आपको नुकसान हो रहा है, दोस्तों माफी चाहता हूं कि आपके व्यापार को नुकसान होगा, क्योंकि आपका व्यापार झूठ पे खड़ा होगा, इसलिए आपको नुकसान होगा। अगर आपका व्यापार सच्चाई पे टिका होगा तो आपको मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आप अपने आप को सही रखिए। सवाल मेरा छोड़ने का सिर्फ आइडियोलॉजी है आपकी। आप आइडियोलॉजी को वापस कर लीजिए। मैं आज भी आपके साथ हूं, मैं आगे भी आपके साथ रहूंगा। मुझे क्या आया क्या नहीं आया मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में यूथ ने जो भरोसा किया है आपके ऊपर, और वो आपका भरोसा अगर टूटता है तो ये फर्क मुझ पे भी पड़ता है और ये देश के यूथ पे भी पड़ता है। सबसे पहला तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, ये कहना है कि 2 लाख जनरेशन भी होता है, 2 लाख चलने वाला प्लान भी होता है। ये प्रूफ हो चुका है, आप बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी 2 लाख कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 लाख को जनरेशन बताने वाले अपने आप को इसका प्रमुख, ये कहूं कि इसके जन्मदाता बताने वाले अगर आज मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये प्लान गलत हो गया। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी आइडियोलॉजी मिलती है तो आप काम करें। मेरे कहने से आपको काम छोड़ने का बिल्कुल भी राइट नहीं है और ना छोड़ना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूं, मेरे ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं, लांछन लगाए जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों उन लांछनों से मैं नहीं डरता जहां मेरी आत्मा कहती है कि ये सच है। लांछन तो मुझे तभी भी लग रहा है जब मैं आपके साथ खड़ा हूं, तब भी लोग मुझे मैसेज करके बोल रहे हैं कि सतपाल आज आपकी जबान चुप क्यों है। जो सतपाल सच्चाई बोलता था वो आज कैसे चुप हो गया, कैसे जबान चुप करके बैठा है। लांछन तो मुझ पर यहां भी लग रहा है। लांछन तो मुझ पर तब भी लगेगा जब मैं कंपनी छोड़कर दूसरी तरफ जाऊंगा, तो लांछन आप लगाएंगे। लेकिन अगर मैं सच के साथ आवाज उठाऊंगा तो लांछन वो लगाएंगे जो शायद मेरी आइडियोलॉजी से समझौता है, मेरे साथ नहीं होंगे, जो मेरे खिलाफ होंगे। फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ना मैं पहले नेगेटिव था, ना मैं आज नेगेटिव हूं, ना मैं आगे नेगेटिव बात करता हूं, लेकिन सच को बोलूंगा। और जहां भी जाऊंगा अगर वो भी मेरे साथ गलत करेगा, झूठ बोलेगा, तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा, मैं वहां भी बोलूंगा। इसलिए मेरा लाइव आने का एक ही कारण था कि जो लोग कंफ्यूज कर दिए हैं आप लोगों ने, माफी मांगी है उन लोगों से कि आप कहते हैं जो 2 लाख के जनक हैं, तो आज आप एक बार वीडियो बना करके लाइव आकर के, जैसे आप लाइव आते थे ऐसे आइए, और जो दूसरी कंपनियों में लीडर काम कर रहे हैं उनको बोलिए कि सर आप 2 लाख जनरेशन में बिल्कुल सही हैं, वहीं रहिए, वहीं काम करते रहिए। आप ये बोलने की हिम्मत कीजिए कि 2 लाख जनरेशन ब्रेक नहीं हुआ है, हम ब्रेक हो गए हैं, या तो हमारी आइडियोलॉजी बदल गई है। उनको आपको ये बोलना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो मैं ये मानूंगा कि आप फिर एक नया प्रोपोगंडा रच रहे हैं। आप 2 लाख जनरेशन में काम करने वाले लीडर्स को क्रैक करेंगे और उनको बोलेंगे कि 2 लाख प्लान नहीं चलता, देखो हम तो मल्टी लाख में आ गए, आप भी आ जाओ।
आप ये बोलने वाले हो, मुझे पता है आपके लीडर यही बोलने वाले हैं, क्योंकि आपके जितने भी टॉप लीडर हैं उन्हें डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं आता, उनको नेटवर्क बना के उसको स्टेबल करना नहीं आता। अगर उनको डायरेक्ट सेलिंग करना आता और स्टेबल अपनी इनकम को बनाए रखना आता तो 40 लाख वाला 40 लाख पे बैठा होता, वो 5 लाख पे नहीं आता। 20 लाख वाला 20 लाख पे बैठा होता, वो 2 लाख पे नहीं आता। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अगर मेरी बातें गलत है और आप में हिम्मत है तो आप अपना चेक वायरल कीजिए कि आपको क्या आ रहा है। जैसे आप चेक दिखा दिखा के लोगों को कंफ्यूज करते थे, करप्ट करते थे जब लोग कन्विंस नहीं होते थे, तो आज आप पे आउट दिखाइए ना। अगर आप सही हैं, राइट हैं, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या आता था बताओ। मैंने तो आज तक किसी को नहीं बताया कि मुझे क्या आता था, जो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे ये आता है। मैंने कभी नहीं अपना पे आउट किसी को डिस्क्लोज किया, क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग में पे आउट दिखा करके किसी के साथ बात करना नहीं चाहता, और शायद जीवन में अपने मुंह से अपना पे आउट में किसी को दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो मेरा है। जैसा भी है, जो भी है, वो मेरा है। लेकिन आपने लीडरशिप को करप्ट करने की कोशिश की, कंफ्यूज करने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की पे आउट दिखा दिखा करके। आज आप पे आउट क्यों नहीं दिखा रहे हैं? अगर है हिम्मत आप में, आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, तो आपको अपने पे आउट को सामने रखना चाहिए। कहिए अपने लीडरशिप से कि 40 लाख वाला पे आउट हमें दिखाएं और हमें बताएं कि आप बिल्कुल सही राइट ट्रैक पे हैं। और अगर आपका पे आउट कम हुआ, अगर आपका बिजनेस कम हुआ, तो ये सतपाल की वजह से नहीं हुआ, ये आपके झूठ की वजह से हुआ, आपके विश्वासघात की वजह से हुआ, आपकी आइडियोलॉजी की वजह से हुआ, ये मेरी वजह से नहीं हुआ। और आप इसको कम करने का कारण बताते हैं कि लीडर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि सभी के छोड़ के जा रहे हैं। भाई सबके छोड़ के जा रहे हैं तो जा कहां रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सारी की सारी मार्केट का बिजनेस डाउन हो गया है। आप सारे खाते खोल के देख लेते हैं क्या? आपके पास सारी कंपनी रिपोर्ट भेज देती है क्या? सारे लीडर आपको पे आउट भेज देते हैं क्या? किसका कम हो रहा है आप मुझे बताइए। आपका कम हो रहा है क्योंकि आप दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मैं उन बातों पर जाना नहीं चाहता। मैं जितना बोलूंगा उतनी आपकी जो कपड़े उतरेंगे। मैं चाहता हूं संयमित तरीके से आप मेरे सही सवालों का जवाब दीजिए। और सवाल पूछना मेरा हक है, क्योंकि मैं आपके साथ एसोसिएट हूं, पहले भी था, आगे रहूंगा, नहीं रहूंगा मैं कह नहीं सकता। अभी तक तो मैं हूं आपके साथ एसोसिएट। तो आप इसका जवाब दीजिए। और अगर आप मुझे जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मैं आपका एसोसिएट हूं, तो यह मान लीजिए कि देश की जनता, देश का यूथ आपसे सवाल पूछ रहा है कि सर बता दीजिए आपकी आइडियोलॉजी का क्या हुआ, सर बता दीजिए आपने अपना जनरेशन प्लान क्यों बदला। अगर आपकी पॉइंट वैल्यू कम थी तो 220 से नीचे कब गई ये बता दीजिए। और अगर 220 पर टिकी हुई थी तो फिर यह बता दीजिए फिर आपने मैनिपुलेट क्यों किया। एक सवाल का जवाब आप मुझे और दीजिए। आप रिटेल की बात करते हैं, रिटेल मार्केट से टक्कर करेंगे। आप कौन सी रिटेल मार्केट से टक्कर करेंगे? क्या आप भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिम्बा, जो सबसे अच्छा ब्रांड है, जो 40 रुपए में 600 ग्राम आता है और आप 48 रुपए का 400 ग्राम बेच रहे हैं, क्या आप उसके साथ मार्केट को टक्कर करके मार्केट को टक्कर देंगे? क्या आप उस रिटेल मार्केट की बात कर रहे हैं जहां 40 रुपए में 600 ग्राम मिलता है और 48 रुपए में आप 400 ग्राम बेच के मार्केट से टक्कर करने की बात कर रहे हैं? किस रिटेल मार्केट से टक्कर की बात कर रहे हैं? जो टॉयलेट क्लीनर हार्पिक है, जो सबसे बेस्ट माना जाता है, जवान पे हार्पिक का नाम होता है, 84 रुपए आता है, 84 रुपए, 85 रुपए, 86 रुपए, और आपका एमआरपी 110 रुपए आता है। क्या आप उस रिटेल ट्रेडिशनल मार्केट की टक्कर की बात कर रहे हैं? क्या आप उस रिटेल टक्कर की बात कर रहे हैं जो मार्केट में आपसे सस्ते प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहा है और अपने आप में ब्रांड है और उसकी सेल है? आप कहेंगे हमारा ब्रांड है, वो ब्रांड नहीं है। जितनी आपका टोटल टर्नओवर है, उनका एक प्रोडक्ट से आपका 4 गुना टर्नओवर है आज मार्केट में। आप किस रिटेल ट्रेडिशनल से टक्कर की बात कर रहे हैं सर? आपको ये बताना होगा और ये सवालों के जवाब आपको देने होंगे। आपने हमसे बुलवाया था कि हम भारत की पहली ऐसी कंपनी है कि जब लॉन्च करते हैं तो अपना खुद का हेड ऑफिस बना लेते हैं। आप मुझे बताइए, क्या वास्तव में ईमान से अपने दिल पे हाथ रख के ये बोलेंगे कि ये ओके लाइफ केयर का खुद का ऑफिस है या किसी और का ऑफिस है? अगर ये लोके लाइफ केयर का खुद का हेड ऑफिस है तो फिर उसका 3,70,000 रुपए किराया आप देते किसको हैं? अगर आप ये किराया किसी और को देते हैं तो क्या आप मैनिपुलेट नहीं करते हैं बैलेंस शीट में? आपके टॉप लीडर इस बात को बोलते हैं कि हमने तो इसलिए किराए पे लगा रखा है कि हमें सरकार से टैक्स बचाना है, और ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये बोला, अगर कहेंगे तो मैं इसका ऑडियो भी सुना दूंगा आपको। अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो इससे बड़ा देशद्रोह हो नहीं सकता इस देश के अंदर।
अगर आप मैनिपुलेट करके टैक्स चोरी करने के उसमें बात कहते हैं हम टैक्स बचाने के लिए, आप गलत तरीके से अपनी ही प्रॉपर्टी को किराए पे लगा रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब आप देश के सबसे बड़े गद्दार होंगे अगर आप टैक्स चोरी करते हैं या टैक्स को बचाने की कोशिश करते हैं। विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं, नंबर 1 में टैक्स देती हैं और कहती हैं हम भारत को नंबर 1 का टैक्स देते हैं, एक पैसे का टैक्स नहीं बचाने की कोशिश करते, तो वो तो देशभक्त तो वो हो गई। आप देश का खाने वाले, देश में रहने वाले टैक्स को बचाने की बात करते हैं, टैक्स की चोरी करने की बात करते हैं, आप देश की गद्दारी करते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि ऑफिस हमारा नहीं है, हमने किराए पे लिया है, 3,70,000 रुपए में इसलिए देते हैं, तो फिर आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आप क्यों चिल्लाते रहे कि ये हेड ऑफिस हमारा है, हमने बनाया है। आपने बनाया होगा, आपका होगा, लेकिन ओके लाइफ केयर का है, ये बोलिए ना हिम्मत करके। पहले तो आपने यही बोला, हमसे तो यही बुलवाया, हमने आप पे भरोसा किया, आप पे ट्रस्ट किया कि मेरे सीईओ साहब, मेरा मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो सच बोलेगा, क्योंकि मुझे उस पर भरोसा है। आपने बोला ये हमारा खुद का ओके लाइफ केयर का ऑफिस, हेड ऑफिस है। मैंने भी कहा ये ओके लाइफ केयर का खुद का ऑफिस है। और जब आज मुझे पता चल रहा है कि ये खुद का ऑफिस नहीं है, ये किराए का ऑफिस है, तो कौन सा ऐसा जमीर है जो मुझे भरोसा देगा, मुझे विश्वास देगा कि तुम यहां खड़े रहो और आप मुझसे कहते हो कि तुम बेईमान हो गए, तुम गद्दार हो गए, तुम झूठे हो गए, तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। आपका जमीर अगर इस बात की गवाही देता है कि आप झूठे व्यक्ति को, झूठ को अगर आप समर्थन करते हैं, तो आपका जमीर होगा। यह सतपाल का जमीर हो नहीं सकता जो आपके झूठ का समर्थन करे। आपको जवाब देना होगा कि ये ओके लाइफ केयर का खुद का ऑफिस है या आपके पिताजी का या आपका ऑफिस है। ये कंपनी आपके पिताजी की नहीं है सर, नहीं है आपके पिताजी की कंपनी, ये हमारी और आपकी कंपनी है। ओके लाइफ केयर अपने आप में एक अलग कंपनी है। अगर मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं और आपको बुरा लग रहा है, इसके लिए आप मुझे धमकी दे सकते हैं, आप मुझे मरवा सकते हैं, आप मेरे ऊपर हमला करवा सकते हैं, आप मुझे मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, आप मेरे को गालियां दिलवा सकते हैं, आप मेरे लिए गलत बुलवा सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ना मैं डरा हूं, ना मैं डरूंगा, ना मैं झुका हूं, ना मैं झुकूंगा। मैं किसी की धमकियों से नहीं डरता, ये समझ लीजिएगा। गलती भी मत करना अगर आपने छोटी मोटी कोशिश कहीं करने की कोशिश भी की हो तो। यूथ के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस यूथ को आपको बताना होगा, ये जवाब देना होगा कि ये हेड ऑफिस ओके लाइफ केयर का है या ओके लाइफ केयर के डायरेक्टरों के किसी पेरेंट्स का है। अगर ये ओके लाइफ केयर का है तो आपको यह भी बताना होगा किस नियति से आपने 3,70,000 रुपए का रेंट एग्रीमेंट बना के सरकार को दिया और आपके खाते से 3,70,000 की ट्रांजैक्शन रेंट के नाम पे दूसरे को जाती है। ये आपको बताना होगा। आज आपको यह बताना होगा कि हेड ऑफिस आपका है या आपके किसी रिश्तेदार या आपके दोस्त या आपके पेरेंट्स का है। मान लीजिए कि ओके लाइफ केयर का हेड ऑफिस नहीं है, ओके लाइफ केयर कंपनी रेंट पे है, ये आप मान लीजिए। और अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आप मेरे से रेंट एग्रीमेंट ले लीजिए। और आप मेरे से क्या लेंगे? रेंट एग्रीमेंट तो आपने सरकार को दिया है, रेंट एग्रीमेंट तो आपने सरकार को दिया है जहां से मैंने मंगाया है। आप ये तो कह ही नहीं सकते कि अब मैं झूठ बोल रहा हूं या मैं गलत बोल रहा हूं। मेरे विश्वास का क्या होगा सर, मुझे ये बता दीजिए। अगर इसके बाद भी मैं आपका साथ देता हूं तो मैं दोषी हूं। इसलिए शायद मुझे सोचना पड़ा और मुझे बोलना पड़ रहा है। अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं बाहर चला गया हूं, मैं बाहर नहीं गया हूं। आप मेरी आईडी टर्मिनेट करना है कर दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कल यही बोलेंगे हमने उसकी आईडी को टर्मिनेट कर दिया। कर दीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हक है। लेकिन आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा कि जब आप ये कहते थे कि मुझे कोई गाली भी देगा तो मैं उसकी आईडी को टर्मिनेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं सुनता, मैं सुनता हूं, मेरा सिस्टम नहीं सुनता और मेरी कंपनी मेरे सिस्टम से चलती है। आपने यह भी बोला था। आप कर दीजिए, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन आपको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी बोली गई जबान को वापस लाना होगा। वो रिकॉर्डिंग मुझे बाहर लानी होगी जब आप बोलते थे कि मैं इसके लिए किसी की आईडी को टर्मिनेट नहीं करूंगा। आज आप नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं लोगों को। आप बदल गए सर, आप बदल गए हैं। डीके सर, मैं आपसे कह रहा हूं, आप बदल गए हैं। किस दबाव में बदल गए मुझे नहीं पता, किस दबाव में आपकी आइडियोलॉजी बदल गई मुझे नहीं पता।
एक बार सोचिएगा, अंतरात्मा से अकेले में बैठ करके सोचिएगा, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि आपको अपनी अंतरात्मा को बदलना पड़ा है? ये आपको बताना पड़ेगा सर। आपके जितने भी टॉप लीडर, छोटे लीडर जो मेरे से सवाल कर रहे हैं, अगर मैं उनका जवाब देने पे आ जाऊं तो आपको और मुश्किल हो जाएगी। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सच बता दीजिए। सच बता दीजिए कि सच क्या है। आपकी हेड ऑफिस ओके लाइफ केयर की, ओके लाइफ केयर की प्रॉपर्टी है या कि और की प्रॉपर्टी है, ये आपको बताना पड़ेगा सर। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। इसके लिए आप मुझे जो सजा देंगे मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन जवाब मैं मांगूंगा तो इसका यूथ मांगेगा। आप उस आइडियोलॉजी का क्या बोलेंगे? आपने चिल्ला चिल्ला के बोला, जोर जोर देकर के बोला, हमको बोला, हमने आगे बोला, हम तो आपके संदेश वाहक थे सर, कि पहले घर बाद में कार, पहले घर बाद में कार, पहले घर बनाओ बाद में कार खरीदो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आज आप कार के ऑफर ला रहे हैं, आज आप कार को प्रमोट कर रहे हैं। जो कंपनियां कार को प्रमोट किया करती थी उनको आप गाली देते नहीं थकते थे, उनको आप डिफेम करते नहीं थकते थे, और हम आपकी आइडियोलॉजी को कॉपी करके आगे बोलते थे कि नहीं, डीके सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले घर आना चाहिए, पहले नेटवर्थ बननी चाहिए, उसके बाद दिखावा होना चाहिए। सर आपने अपनी इस आइडियोलॉजी को क्यों बदल लिया? क्यों आप कार का प्रमोशन करने लगे? अच्छा होता आपकी आइडियोलॉजी बच जाती अगर आप किसी फ्लैट का प्रमोशन करते। आप उस कार की जगह आप कोई 1 बेडरूम सेट, 2 बेडरूम सेट का फोटो लगा के कहते कि अगर आप ये शर्त अपनाओगे तो हम आपको 1 बेडरूम देंगे, आपको 2 बेडरूम देंगे, आपको 3 बेडरूम देंगे। अगर आप ये करते तो शायद आपकी आइडियोलॉजी बच जाती सर। मैं माफी चाहता हूं अगर मेरी बात आपको कहीं भी बुरी लगती है, आपको ठेस लगती है, उसके लिए मैं माफी मांग सकता हूं, लेकिन मैं इस बात से पीछे नहीं हटूंगा कि आपकी आइडियोलॉजी ब्रेक क्यों हुई और मैं उस पर सवाल ना पूछूं आपसे। ये सवाल पूछने का मेरा हक है। ये सवाल मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए आपसे पूछ रहा हूं। मेरे साथ क्या होगा भूल जाइए, मेरे बारे में मत सोचिए। मुझे चिंता है इस देश के यूथ की, को कब तक भटकता रहेगा, कब तक भागता रहेगा। आपने 2 लाख के खाने की पत्तर लगाई तो 6 लाख वाले बेचारे जो परेशान थे, कहीं नहीं कुछ कर पा रहे थे, वो अपना भला देखते हुए और कुछ अच्छी चीजें देखते हुए वो इधर आ गए, और आपने धीरे से उनके सामने से वो खाना खींच लिया और आपने उनके सामने एक दूसरे तरह का खाना रख दिया जिसे वो पसंद नहीं करते थे, और वहां अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। कुछ चंद लोग जो आपकी बातों से सहमत हो गए हैं, आपके साथ हैं और आपके साथ डुगडुगी बजा के तालियां बजा रहे हैं, मैं उनके ऊपर कुछ भी नहीं बोलना चाहता। ना मैं उनके चरित्र के बारे में बोलूंगा, ना मैं उनके व्यक्तित्व के बारे में बोलूंगा, क्योंकि उनकी मजबूरियां हो सकती हैं। कुछ लोगों ने कारें खरीद ली हैं, कुछ लोगों ने घर ले लिए हैं, उनकी इंस्टॉलमेंट का मामला हो सकता है। यकीनन वो आपके साथ रहे, उन्हें फायदा होना चाहिए, लेकिन आपको ये जवाब तो देने होंगे, और ये जवाब सत्ताल आपसे पूछेगा। आप मुझे जो चाहे कहें और कहलवाएं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात कहता हूं सर, गांव में हम रहा करते थे, हम एक खेल देखा करते थे, गांव में मदारी आता था और वो मदारी डुगडुगी बजाता था। बहुत सारे लोग उस डुगडुगी की आवाज सुन के उसके आसपास आ जाते थे और वो बार बार बोलता रहता था कि झोली में से क्या निकलेगा। एक कपड़े का बना हुआ, रबड़ का बना हुआ वो बाहर सांप निकाल के सामने रखता था, उसके मुंह में एक बीड़ी जला के लगाता था और बोलता था कि देखो यहां से धुआं निकलेगा, रेल निकलेगी, ये चलेगा और दौड़ेगा और मैं कमाल करने वाला हूं। और आगे क्या होगा ये देखने के लिए वहां भीड़ जुट जाती थी, बहुत सारे लोग आ जाते थे और धीरे 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 उन लोगों को कन्वेंस करते करते आगे लाता था, एक गोला बनाता था और कुछ लोग आगे बिठा लेता था। कुछ लोग वहां बैठ जाते थे। धीरे धीरे वो अपने उस जादू की पोटली से ताबीज का एक पैकेट निकालता था। जैसे ही वो ताबीज का पैकेट बाहर निकालता था, कुछ समझदार लोग समझ जाते थे कि ताबीज बेचेगा और वो वहां से चले जाते थे। लेकिन कुछ और बड़े समझदार, समझ रहे ना, बड़े समझदार, वो रुकते थे
क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती थी, वो समझते थे कि इस ताबीज के बीच से हमारा सोल्यूशन निकलेगा। वो नीचे बैठ जाते थे और ठहर जाते थे। जाने वाले चले जाते थे, कुछ चंद लोग वहां बैठ जाते थे, और अंत ये होता था उस खेल का कि वो अपना ताबीज बेचता, अपनी जेब बढ़ाता था, 3-4 हज़ार रुपये लेकर के निकल जाता था, और सॉल्यूशन वाले को ताबीज थमा के चला जाता था। आप सभी ने इस घटना को, इस खेल को, इस गेम को बहुत अच्छी तरह हजारों बार देखा होगा। सर, मेरा आपसे प्यारा सा एक सवाल है, कहीं ये वैसा तो नहीं कि आपने टुकटुकी बजाई, 2 लाख प्लान होता है, आओ जनरेशन होता है, आओ हम इंडस्ट्री को सुधारेंगे, आओ हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोग आपके पास आए, और आज आपने उस ताबीज की डिब्बी को बाहर निकाल लिया है। जो लोग समझ रहे हैं कि ये ताबीज की डिब्बी है, वो आपसे दूर चले गए हैं, या जा रहे हैं, या चले जाएंगे। और जो लोग अपनी परेशानियों को, अपनी समस्याओं के लिए समाधान खोज के आपके ताबीज को खरीदना चाहते हैं, वो आपके साथ लगे रहेंगे और आपसे ताबीज खरीद लेंगे। एक बार मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए। आपके जैसा व्यक्तित्व, आपके जैसा कर्मठी, ईमानदार, आपके जैसा अच्छा व्यक्तित्व अगर अपनी जबान से पलटता है तो यकीन मानिए इस धरती के ऊपर जो आज सत्यता पर टिके उनके ऊपर भी शक हो जाएगा। आपके जैसा आदमी को अपनी आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं बदलनी चाहिए, क्योंकि हमने आपके विश्वास को ज्वाइन किया है, हमने आपके आत्मविश्वास को ज्वाइन किया है, हमने अपनी आपकी आत्मा को ज्वाइन किया है। अभी भी मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप वापस आइए, सवालों के जवाब दीजिए। मैं आपका साथ था और अभी भी हूं, आगे भी रह सकता हूं अगर आप वापस आते हैं तो, वरना मजबूर होकर मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा। अभी भी मेरे साथी लोग, बहुत सारे साथी हैं हमारे, आपके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं, वो आज भी कह रहे हैं सतपाल आप मत जाओ, वापस आ जाओ। मैं गया नहीं हूं, और वो कह रहे हैं आप मत जाओ। मैं गया नहीं हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं कि आप उनसे बोलिए कि एक वीडियो बनाएं, एक लाइव आएं और वापस कहें कि मैं जहां था मैं वहीं खड़ा रहूंगा, कंपनी चले या ना चले मैं उसी बात पे अड़िग रहूंगा, हम आपका साथ देंगे सर। हमें अपने पे आउट की परवाह नहीं है, वैसे भी तो मुझे पे आउट ज़्यादा आता नहीं था, यही सुनना चाहते हैं हमारे साथी, आपको कुछ आता नहीं था। अगर मुझे कुछ आता नहीं था तो मुझे बोलने का हक नहीं है। 40 लाख वालों को ज़्यादा बोलने का हक मिलेगा। मैं अपनी सच बात नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मुझे 40 लाख नहीं आते थे, आपको 40 लाख आते थे, तो आपकी बात रखने का हक आपको मिलेगा, फिर भी आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। चलिए दोस्तों, अगर जरूरत पड़ेगी मैं बार बार आपके साथ आता रहूंगा। आज आने का मकसद एक ही था, उन लोगों के लिए जो और दूसरी कंपनियों में 2 लाख जनरेशन में काम कर रहे हैं, वो काम करते रहें, वो बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उनका मैनेजमेंट सक्षम है। जो मल्टी लेग में कर रहे हैं उनका भी मैनेजमेंट सक्षम है। आज पूरे देश में 400 कंपनियां चल रही हैं, सबसे ज्यादा वकालत, सबसे ज्यादा बकवासबाजी, सबसे ज्यादा तोड़फोड़, सबसे ज्यादा कन्वेंस, करप्ट और खेल बिगाड़ने का धंधा अगर कहीं हो रहा है तो यही एक ग्रुप है। समझ लीजिएगा आप इसको अच्छे से। ना मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के खिलाफ था, ना आज हूं, ना कभी रहूंगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बर्बाद करने वालों के खिलाफ सतपाल की आवाज उठी है और आज भी उठेगी। कुछ लोगों ने बदलाव किए, मैं उनका समर्थन करता हूं। कुछ लोग और बदलाव करेंगे, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, सबका भला होगा। हम इस उम्मीद से सच्चाई के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे। आप मेरा साथ दें ना दें, मैं ये अपील आपसे बिल्कुल नहीं करता, लेकिन मैं आपकी आवाज बन के आपकी आवाज को उठाता रहूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। आप मुझे गाली देने का हक रखते हैं, गाली दीजिए, स्वीकार करूंगा। आप मेरे खिलाफ बोलने का हक रखते हैं, बोलिए, मैं स्वीकार करूंगा। लेकिन मेरा पुराना अनुभव यह कहता है कि जिन जिन लोगों ने मुझे पहले गालियां दी, बाद में आके मेरे पैर छू के माफी मांग के गई, और मैं इसे अभिमान नहीं मानता हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, इसके लिए मैं नहीं मानता हूं। मैं आपसे कहता हूं, आप मेरा विरोध करिए, मुझे गालियां दीजिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि एक दिन जब आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, तब आप अपनी आत्मा से गिलानी करेंगे, तब आपका क्या होगा। ये विचारों की लड़ाई है। आप मेरे विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। आप विचारों की असहमति दर्ज कीजिए, विचारों की सहमति दर्ज कीजिए, लेकिन अपनी जबान को खराब मत कीजिए और दूसरे की जबान को भी खराब मत होने दीजिए।
अगर आप अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं, किसी भी कंपनी में हैं, चाहे ओके में हैं, चाहे आप टीके में हैं, चाहे आप बीके में हैं, आप संयमता का परिचय दें, अपने विचारों को प्रकट करें। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए दीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन और लोगों के लिए भी जो अपनी पोस्ट डालता है उस पर गाली गलौज जैसी प्रवृत्ति को मत लाइए। बहुत सारे हमारे साथी इस इंडस्ट्री को अच्छा समझ के इसमें आना चाहते हैं, वो सोचते हैं यहाँ बकवास होती है, गाली गलौज होती है, गलत तरह की प्रक्रिया है, यहाँ नहीं आएंगे लोग। ये बहुत प्रोफेशनल वर्क है, आप अपने आप को भी प्रोफेशनल करिए, खूब विचार करिए, खूब पोस्ट डालिए, खूब कंपनी बदलिए, खूब तो प्लानों को तोड़ मरोड़ के पेश करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, किसी का अपमान मत करिए, और अगर आपको मेरा करना है तो मेरा करिए, किसी और का मत करिए। साथ दीजिए, ईमानदारी से दीजिए, सच्चाई का दीजिए, आप एक दिन जीत जाएंगे। मैं और भी बातों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होता रहूंगा। अगर मेरी बातों से किसी का भी दिल दुखा हो, किसी को बुरा लगा हो, किसी के बिजनेस में लॉस होता हो, तो मैं उससे माफी चाहता हूं। अगर मैंने कोई बात गलत बोली हो तो मैं आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे बताइए, मैसेज कर दीजिए मेरे व्हाट्सएप पे कि सर आपने ये पॉइंट गलत बोला था, तो मैं अगली बार उसको नहीं बोलूंगा, उसको सही कर लूंगा। प्लान का मैं जो नया प्लान आया है, पहले मैं प्लान का व्यू दिया तो लोगों ने बोला आपने जल्दी कर दी। अभी मैं इंतजार कर रहा हूं कि अभी आपका और तो कोई प्लान अपडेट नहीं आएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि अब कोई नहीं आएगा, ये फाइनल है, तो मैं इसका रिव्यू करूं कि नीचे पैसे बढ़ गए या घट गए। अगर आप ये इजाजत देते हैं कि अब प्लान नहीं बदलेगा 1 साल 2 साल 6 महीने, पक्का है यही प्लान, तो मैं रिव्यू करके वीडियो लेके आऊंगा, ईमानदारी से सही बताऊंगा कि पैसा घटा है या बढ़ा है, आपको फायदा होगा या लॉस होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं ओके लाइफ केयर का भी हिस्सा हूं, विरोधी हो सकता हूं, विचारों के खिलाफ हो सकता हूं, लेकिन मैं ओके लाइफ केयर का भी हिस्सा हूं। अगर आप मुझे निकालना चाहते हैं तो आपको इजाजत देता हूं, मुझे टर्मिनेट कर दीजिए, निकाल दीजिए, पोस्ट डाल दीजिए कि सतपाल को हमने निकाल दिया है, मैं उसका भी तहे दिल से स्वागत करूंगा। आप नोटिस देंगे, मैं उसका भी आपको जवाब नहीं दूंगा, मेरा जवाब यही मान लेना कि मैंने स्वीकार कर लिया है। प्लान की सही प्रेजेंटेशन के साथ, सही तर्क वितर्क के साथ मैं आपको ये बताऊंगा ये प्लान में पैसा बढ़ा या घटा, आपका क्या होगा, मैं आपको लेकर के आ रहा हूं। उसमें मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, लाइव नहीं करूंगा, आपको पूरा स्लाइड के साथ आपको दिखाऊंगा, आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार, धन्यवाद।